आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपना जो पूर्णकालिक बजट अभी आने वाला है, लेकिन उससे पहले लेखा अनुदान पेश किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सरकार है वो आगे काम करने वाली है। उन्होंने बजट में युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की है। साथ ही साथ महिलाओं से लेकर के किसान और बुजुर्गों का भी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल पल्लवी, और बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया गया है। और अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू होगी और 5 लाख जो गोपालक है उनको कर्ज दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बजट में जयपुर में मेट्रो के विस्तार की भी जो शुरुआत है वो कर दी जाएगी, यानी उन्होंने कहा है कि इसकी मंजूरी दी जाएगी और इसका सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिलेगा जो उस रूट पर सफर करने के लिए जाम में फंसते थे। तो इससे कहीं ना कहीं सीधा फायदा जो है वो अब राजस्थान की जनता को मिलेगा। अब क्योंकि लेखा अनुदान आ चुका है और चर्चा इस पर बिल्कुल होनी चाहिए, तो हमारे साथ बीजेपी के नेता लोकेश चतुर्वेदी जुड़ेंगे और प्रतीक सिंह कांग्रेस के नेता हैं, आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसके साथ साथ अक्षय गोयल है जो उद्योगपति हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले आशुतोष जी आपके पास आऊंगी और उससे पहले राजनीतिक चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो लेखा अनुदान आया हुआ है इसको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है कि सरकार की तरफ से जो चीजें कही गई हैं वो उससे जनता को कितना लाभ होने वाला है। आशुतोष जी देखिए पल्लवी जी, जो आज लेखा अनुदान दिया कुमारी जी ने राजस्थान विधानसभा में दिया है वो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसको फॉलो करते हुए दिया गया है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जिस तरह की आर्थिक स्थितियां देश भर में चाहते हैं, देश अभी जो केंद्रीय बजट जिस तरह का आया था उसकी पूरी छवि आपको इस बजट में दिखाई देती है। महिला, युवा, बुजुर्ग, जिन 3 वर्गों और किसान वर्ग, जिन 4 वर्गों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था और चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त दी थी, उन चारों वर्ग को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने की अपनी तरफ से लेखा अनुदान के माध्यम से पूरी कोशिश की है। और इन सब के साथ में पल्लवी जी मुझे राजनीतिक तौर पर लगता है कि सरकार ने बजट नहीं पेश करके कांग्रेस के इन हमलों को भी हल्का कर दिया है कि आपने पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम किए, क्योंकि अब सरकार या कहें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास सेफ होने के लिए एक कदम बचता है कि हां अभी यह बजट नहीं है, लेखा अनुदान है, इसलिए हमने बड़े खर्चे जो बड़े इनकम के सोर्स से उन पर कुछ नहीं किया है। लेकिन कुल मिलाकर के अपने मैनिफेस्टो में जिस तरह की बातें उन्होंने की थी उन तमाम चीजों को पूरा करने की भरपूर कोशिश की है। बिल्कुल आशुतोष जी, जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से चुनाव से पहले उनको पूरी करती हुई यहां पर नजर आई। आपसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन लोकेश चतुर्वेदी जो कि बीजेपी नेता है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लोकेश जी देखिए, एक अंतरिम बजट जो पेश किया गया और बहुत लोक लुभावना तो नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि बहुत सारी चीजें घोषणाएं होंगी, लेकिन उतना कुछ खास नहीं रहा वो कि अंतरिम बजट था। जब पूर्ण बजट आएगा तो उसमें कई लोक लुभावने वादे करना, वो जो तस्वीर आएगी वो देखना होगा। लेकिन लोकेश जी लगातार देखिए, अभी प्रताप सिंह खाचरियावास का भी बयान हमने अपने दर्शकों को सुनाया था। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो आप लोगों ने बनाया था पेट्रोल डीजल का, आखिर वैट क्यों नहीं कम की गई? आवाज पहुंच रही है आपको लोकेश जी? लोकेश जी आवाज नहीं आ रही, लोकेश जी को आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, प्रतीक के पास चल लेते हैं, कांग्रेस के नेता हैं। लोकेश जी से तब दोबारा से एक बार चेक करवा लेते हैं कि आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही, तकनीकी खराबी की वजह से हो गया ये कारण। प्रतीक जी आपके पास आते हुए, कांग्रेस को कमी कहां दिख रही है? बीजेपी तो कह रही है कि हर वर्ग का ध्यान रख लिया है हमने, कांग्रेस क्या कह रही है? देखिए ये जो बजट है ये दिल्ली से बनकर के आया था। जो जिस तरीके से दिया कुमारी जी ने बोला कि उन्होंने तो पठन किया है यहाँ पे, तो वो दिल्ली से बनकर के आया और यहाँ आकर के उन्होंने पठन कर लिया। अब दूसरी बात पे आऊंगा कि आप कह रहे थे कि उन्होंने जो उनका जो मैनिफेस्टो था उसका ध्यान रखा, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ राजस्थान में आकर के बोलते हैं कि हमारी सरकार बनने के 10 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम हरियाणा और गुजरात से कम हो जाएंगे। तो क्या हुआ, उसका आज 60-70 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में इन्होंने बजट के अंदर सिर्फ झूठ और झूठ बोला। ईआरसीपी के मुद्दे पे बोलते हैं 45,000 करोड़ रुपए हमने ईआरसीपी के लिए दे दिए, जबकि टोटल बजट ही 45,000 करोड़ रुपए, जिसका 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी। तो बचा हुआ पैसा क्या दिया कुमारी जी के घर जाएगा क्या?
उसके बाद में आप महिलाओं की बात कर रहे थे, तो महिलाओं के लिए इन्होंने बताइए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। स्वास्थ्य के लिए जो है नाम बदल दिया, उसमें बताया नहीं कि 25 लाख रुपए का प्रावधान किया है कि 5 लाख रुपए का प्रावधान किया है। उसके बाद में विश्वकर्मा योजना की जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो तो 1 साल पहले हमने लागू कर दिया था। पिछले साल नवंबर के अंदर हम ये बोल चुके हैं कि सीतापुरा से लेकर के और अंबाबाड़ी तक मेट्रो स्टेशन चलाई जाएगी। इन्होंने किया क्या कि सिर्फ अंबाबाड़ी से लेकर के और अपने विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर तक इसको आगे कर दिया, और उसमें भी ये बोला है कि डीपीआर बनाई जाएगी। अभी की ओर अब निरंतर अग्रसर हो रहे हैं और करीब 20% और 25% संकल्प हमने पूरे किए हैं। गैस सिलेंडर का हो, रोजगार का हो, एमएसपी बढ़ाने का हो, टास्क फोर्स का हो, पेपर लीक से संबंधित हो, ये जितने भी हमने संकल्प तय किए उसकी ओर हम निरंतर बढ़ रहे हैं। और 5 साल में धीरे धीरे कर, यहाँ नहीं तो 4 साल में हम सभी संकल्पों को पूरा करेंगे और विकसित और समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। सहभागिता के साथ समृद्ध और विकसित राजस्थान बनाएंगे। अच्छा मंत्री जी, विपक्ष तो ये कह रहा है कि ये पुरानी घोषणाएं हैं जिनको आपने इस बजट में रख दिया, ये तो सारी पूरी हो चुकी है, इनमें कुछ भी नयापन नहीं है। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद की घोषणाएं हैं जो हमने विधानसभा की पटल पर पहली बार रखी है। हमारी विधानसभा के गठन, नई विधानसभा के गठन या 16वीं विधानसभा के गठन से पूर्व की कांग्रेस सरकार की वित्तीय अनियमितताएं, जिसका भी हमने पूरा खुलासा किया है, और करीब 6 लाख करोड़ के आसपास का वित्तीय घाटा, 72,000 से अधिक हर व्यक्ति पर ऋण भार, डिस्कॉम का दिवालियापन। सन 2015 में मैं 62,000 के लगभग ऋण मुक्त डिस्कॉम को किया था। अब करीब 88 लाख करोड़ तक का वित्तीय भार डिस्कॉम की कंपनियों पर बढ़ गया है। ये सारे विजन को रखना है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम वित्तीय अनियमितता नहीं होने देंगे। जो वित्तीय अनियमितता हुई उसको दूर करेंगे और समृद्ध और विकसित राजस्थान के लिए हम सबकी सहभागिता से निरंतर आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल में राहत नहीं दी गई, जो एक काफी बड़ी उम्मीद जता रहे थे। देखिए, ये बात सही है। महीने 2 महीने में पूरे के पूरे संकल्प होने वाले नहीं है। इस संबंध में भी गंभीरता से विचार हो रहा है और आने वाले बजट में इस संबंध में भी आपको कोई न कोई सुखद समाचार मिलेंगे। विपक्ष का कहना है कि दिल्ली से जो बजट आया हुआ है उसी को पढ़ दिया जा रहा है, कुछ भी नयापन खुद का अपना कुछ भी नहीं है। एक राजनीतिक दल जो देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक दल था, वो धीरे धीरे इन्हीं आलोचनाओं और हताशा से धीरे धीरे आजकल सिमट गया है और वो ऐसे आरोप लगाने के अलावा उनके पास कोई आधार ही नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर के कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव में उनकी हताशा है, वो हार अपनी मान चुके हैं। और मैं आपको आपकी मार्फत राजस्थान की आवाम का आह्वान करता हूं कि आइए हम सब मिलकर समृद्ध विकसित राजस्थान में अपनी सहभागिता निभावें और आने वाले लोकसभा के चुनाव में 25 की 25 सीटें 2 लाख से प्लस सभी विधानसभा, सभी लोकसभाएं 2 लाख से प्लस जीतकर मोदी जी का हाथ मजबूत करें। कह रहे हैं सर बजट से आम आदमी को राहत नहीं मिलने वाली है। सभी आवाम को राहत मिली, आप उसको गाएंगे। अब सिर्फ आलोचना करने के लिए ही आलोचना है तो उसका कोई जवाब नहीं होता है। विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, काश्तकारों के लिए, सड़क तंत्र के लिए, ये सारी की सारी घोषणाएं हुई है। अब उसको अनदेखी कर दे तो उसका कोई इलाज नहीं। धन्यवाद। तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से हम बात। ठीक है आयुषी, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आती जा रही है, दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि लेखा अनुदान आ चुका है और इसके बाद विपक्ष हमलावर है सरकार पर और सरकार जवाब दे रही है। और विपक्ष के नेता यानी कि प्रतीक सिंह जी भी कुछ कह रहे थे और वो कह रहे थे कि किस तरीके से जो लेखा अनुदान आया है उसमें कहां कहां कमियां हैं। प्रतीक जी, आप कह रहे थे कि हमने जो योजनाएं लाई थी उसी कुछ नया लेकर के बीजेपी नहीं आई, हमने जो किया था उसी को बस आगे बढ़ा दिया गया। बीजेपी की तरफ से पहले भी ये चीजें कही गई हैं कि हम कांग्रेस द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी उनको किसी तरीके से बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि आगे और किस तरीके से प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़े इसी में हम काम करेंगे। तो आप कैसे ये कह रहे हैं? देखिए, आगे तो आगे बढ़े नहीं है ना, जब भी तो मैं कह रहा हूं इन्होंने 20 धार्मिक स्थलों पर इन्होंने 300 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें गोविंद देव जी जो जयपुर के हैं उनको भी रखा गया है। और हमने पिछली बार ही 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी में कॉरिडोर बनाने के लिए और बेणेश्वर धाम के लिए पिछले बजट के अंदर प्रावधान कर दिया था और कार्य भी चालू हो गया। ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपए स्कूल यूनिफॉर्म के लिए दिए जाएंगे। पिछले बजट के अंदर ही 2 स्कूल यूनिफॉर्म का कपड़ा प्लस 200 रुपए सिलाई, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 1100 रुपए होती है, वो पहले से दिया जा रहा है और इन्होंने उसको कम करके 1,000 रुपए कर दिया। ये बोल रहे हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन इन्होंने 1,000 से 1,150 कर दी।
हमने कानून लेकर के आए थे और कानून बनाया था कि हर साल उसके अंदर 15% की वृद्धि होगी, तो 1000 का 15% 150 रुपए होता है, वही वृद्धि हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। इन्होंने बोला था गेहूं के ऊपर जो एमएसपी है वो 2700 रुपए ले जाएंगे, तो उसको लेके क्या चले गए, सिर्फ बोनस 125 रुपए बढ़ाया, जबकि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत जी की सरकार ने 2023 में ही 150 रुपए एमएसपी बढ़ाया था गेहूं का। तो इन्होंने किया क्या है, सिर्फ इन्होंने वित्त मंत्री जी ने किया ये है कि हाईटेक सिटी बनेगी जहां पे दिया कुमारी जी की जमीन है। ठीक है लोकेश जी से ठीक है, कमलेश संवाददाता उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कमलेश, लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि अभी हमने कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं अपने दर्शकों को सुनाई है, कुछ लोग तो खुश नजर आ रहे हैं, कुछ लोग नाखुश भी नजर आ रहे हैं। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं बजट को लेकर के। जी देखिए, बिल्कुल अभी हम मौजूद है उदयपुर के अश्विनी बाजार में, जहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यापारी है और कुछ बिजनेसमैन और कुछ दुकानदार भी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो बजट आया है वो बजट कितना प्रभावशाली है, क्या अपना सोचा था और क्या आपको मिला है। निश्चित रूप से हमारे नई बजरंग जी सरकार का ये बजट पहला बजट है और बहुत ही अच्छा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया कुमारी जी ने पेश किया है। उदयपुर शहर के लिए हमें हमारे पूज्य महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के एक सर्किट बनाया जो उन पर्यटन को देखते हुए, जिससे उदयपुर शहर में टूरिस्ट की आवक बढ़ेगी और टूरिस्ट जब उदयपुर में आएगा तो हर स्तर के व्यापारियों को लगाकर, छोटे से लगाकर बड़े तक के जो काम करने वाले लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। बहुत अच्छी सोच के साथ बजट पेश किया गया है। बालिकाओं के लिए एक रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स की घोषणा की गई है, वो भी बहुत अच्छा प्रयास है हमारे सरकार के द्वारा। साथ ही एक अटल इनोवेशन केंद्र भी खोला है, तो विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी ऐसा वहां पर बताया गया है। तो निश्चित रूप से उदयपुर के लिए अच्छा एक प्रयास किया है और अभी इस बजट में हमें आशा है आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी उदयपुर के लिए बहुत सारी चीजें देंगे। धन्यवाद। राजस्थान का बजट तो खैर बहुत अच्छा दिया है और महाराणा प्रताप की भूमि इस जोन, उदयपुर जोन को जो बिल्कुल चमन बजट दिया है, बहुत ही अच्छा है। और आज के पर्यटक जो आने वाले हैं उनको लोकेश, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किल विकसित करने के लिए 100 करोड़ की घोषणा जो है सरकार की तरफ से की गई है, वित्त मंत्री ने अपने बयान में कहा है। जरा पूछिएगा लोगों से, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतीक जी का जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसका जवाब लोकेश से ले लेते हैं चल के। लोकेश जी कह रहे हैं वो कि आपकी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है, ये जो भी लोक लुभावन अभी आपने दावे किए हैं, वादे किए हैं जनता से, आगे चल करके कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, हमारे कांग्रेस मित्र, मैं फिर कहता हूं कि वही घिसी पिटी बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने किया। देखिए, परिणाम सबसे बड़ा रिजल्ट है। इनके कामों का परिणाम क्या हुआ, जनता ने इन्हें विपक्ष में बिठा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो लेखानुदान पास किया है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को समर्पित पार्टी है। अगर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी हम बहुत सारी ऐसी घोषणा कर सकते थे जो लोक लुभावन की हो, लेकिन नहीं, फिर भी हमने गांव, गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित, महिला, पुरुष, किसान, युवा, मजदूर, सैनिक, व्यापारी, सबके लिए कुछ ना कुछ इस छोटे से बजट में दिया है। पहले हमारी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान हुआ करती थी, आज ज़रूरतें बढ़ गई है। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, सुरक्षा, रोजगार, व्यवसाय और इंफ्रास्ट्रक्चर। आज इस बजट में, इस छोटे से बजट लेखानुदान में इन सब चीज़ों को समाहित करते हुए जनता को समर्पित बजट किया है। और डबल इंजन की सरकार की मैं बात बता दूं, ये 2 इंजन की सरकार है। जब हम चढ़ते हैं, जब हमारा कठिनाई का समय होता है, तो हम तो अपनी पूरी शक्ति लगाते ही लगाते हैं, लेकिन हमारा जो पीछे वाला इंजन है वो भी अपनी शक्ति लगाता है। तो राज्य तो अपनी शक्ति लगा ही रहा है, केंद्र भी अपनी शक्ति लगाकर इस राज्य को, ठीक है, इन शक्तियों का असर कितना धरातल पर देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोकेश के पास, अपने संवाददाता के पास चलते हैं और सीधा उन्हीं से पूछते हैं चल करके कि आखिर क्या तस्वीरें धरातल पर देखने को मिल रही हैं और जनता का आखिर क्या कहना है, वो भी पता करते हैं। आयुषी, बिल्कुल बात करने की कोशिश कीजिए। कमलेश, क्या नजर आ रहा है वहां पर और लोगों की प्रतिक्रिया लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं, उदयपुर के लिए क्या खास है वो बताएंगे आपको, पूछिए उनसे जरा। जी देखिए, बिल्कुल हमारे साथ कुछ लोग हैं, इससे बात करने की कोशिश करेंगे। इस बार जो बजट आया है, क्या बजट आया है, क्या सोच रहे हैं आप, किस तरह का बजट है? और फर्स्टली हमारे उदयपुर को महाराणा प्रताप कॉरिडोर का दिया है, बहुत बेस्ट 100 करोड़ दिए, बहुत बढ़िया काम किया है। बाकी बजट में नई
जॉब्स के लिए वो 70,000 जॉब्स के लिए प्रावधान किया गया है, और साथ साथ 300 यूनिट्स बिजली का भी फ्री में दिया गया है, और लैंड टैक्स आपने खत्म कर दिया। ये बहुत बढ़िया काम किया गया है। और साइबर क्राइम जैसे बढ़ रहे थे, तो हर एक सिटी में एक साइबर ऑफिस खोलना बहुत अच्छा काम किया गया। आप क्या सोचते हैं? अच्छा बैलेंस बजट है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, वो अच्छी बात है, लेकिन पेट्रोल और डीजल पे कम नहीं किया, वो गलत बात है। जबकि मोदी जी की गारंटी थी, और मोदी जी की गारंटी को इनको जरूर से पूरा करना चाहिए था। देखिए, लोगों में नाराजगी है पेट्रोल डीजल की बात को लेकर, लेकिन हम उदयपुर की बात करें तो पर्यटन स्थल है और महाराणा प्रताप की धरती है, उसको लेकर 100 करोड़ की इन्होंने घोषणा की। उस बारे में पूछते कि क्या राय है आपकी? निश्चित रूप से जो से गोगुंदा है, अपने ये चावंड है, सराड़ा है, ये एकलिंग जी है, हल्दी घाटी है, इस रूप में एक पूरा एक सर्किट बनाया। इसको जैसे ही इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सिटी है, तो उदयपुर में टूरिस्ट आएगा तो एक समोसे चाय बेचने वाले से लगाकर एक बड़े व्यापारी तक को इसको बेनिफिट मिलेगा। तो दूरदर्शिता को देखते हुए ये बजट पेश किया गया है। सरकार ने आगे और अच्छा करने के लिए भी प्रयास किए होंगे, जैसे सोलर को भी सब्सिडी दी है, तो एक एनर्जी पावर आप नजर बना करके रखिए, आगे भी जो प्रतिक्रिया आएंगी वो आप दिखाते रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। लेकिन हमारे साथ आशुतोष रावत जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आशुतोष जी, अभी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि लोकसभा चुनाव है, उसी के मद्देनजर ही यहाँ पर कई बड़ी घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए, उसी को सही करने की कोशिश की जाएगी। वही सब एक कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार किया गया है, आने वाले चुनाव को लेकर के विजन तैयार किया गया है कि कैसे इस सरकार आने वाले दिनों में काम करेगी। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लोग सही कह रहे हैं कि आप केंद्र के बजट को भी देखेंगे तो वहां भी जो लेखा अनुदान पेश किया गया उसमें चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने कोई फ्रीबी बांटने की कोशिश नहीं की, और ना ही राजस्थान में के अंदर की है। हालांकि राजस्थान के नजर में मुझे लगता है कि उदयपुर और श्री गंगानगर ये दो ऐसे इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की दृष्टि से अपने आप को थोड़ा सा कमजोर मानती है, या कह सकते हैं कि कांग्रेस को भी वहां एक मजबूत दावेदार मानती है। तो इन दोनों क्षेत्र विशेष के लिए यहां सरकार ने प्रोविजन किए हैं, जैसे कि आप अभी उदयपुर दिखा रहे थे, 100 करोड़ रुपए के महाराणा प्रताप सर्कल बनाने की बात की है, और वहीं गुड़ और चीनी जो कि पूरे राजस्थान में नहीं होता, वो श्री गंगानगर जैसे एक छोटे से बेल्ट में होता है, जहां की कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है। तो शायद अगर राजनीतिक चुनाव की दृष्टि से देखें तो इन दो क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट में ध्यान दिया है। बाकी जो भी योजनाएं लागू की हैं वो पूरे प्रदेश के लिए की हैं। क्षेत्रवार पर भारतीय जनता पार्टी इस बार बजट में नहीं गई है कि पर्टिकुलर इस एरिया के लोगों को खुश करना है। हालांकि जयपुर के लिए जो एक नया जो हाईटेक सिटी बनाने की बात की है, वो भी स्टेट कैपिटल के तौर पर निश्चित तौर पर सबसे पहले राज्य की राजधानी को मिलना था, शायद इसलिए किया है। इसलिए कह सकते हैं कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि मोदी मैंडेट को ध्यान में रखते हुए, 2029 को ध्यान में रखते हुए या 2028 को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह बजट पेश किया करते हैं। अक्षय गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी देर से आपके पास आ रही हूं, उसके लिए माफी चाहती हूं, क्योंकि बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी दर्शकों के सामने रखना जरूरी हो जाता है। अक्षय जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप ये जो लेखा अनुदान आया है सरकार की तरफ से? अभी पूर्णकालिक जो बजट है वो आना बाकी है फिलहाल के लिए, आप क्या देख रहे हैं एक व्यवसायी के तौर पर? सबसे पहले जो सारे सब कह चुके हैं कि ये मैनिफेस्टो के हिसाब से इसमें सब चीज़ों का समावेश किया गया है, बट अगर इंडस्ट्री की वजह से देखा जाए तो आई थिंक राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल उसकी टास्क फोर्स का गठन किया गया है, और ये उम्मीद की जाती है कि जो पूर्णकालिक बजट आएगा वहाँ तक जो भी इंडस्ट्री को चाहिए उस चीज़ का समावेश पूर्णकालिक बजट में करा जाएगा। सो अभी वो उम्मीद बाकी है, और हम आशा करते हैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट की वो सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं लोकेश जी के पास, आयुषी, क्योंकि प्रतिक्रिया जानना उनकी जरूरी है, क्योंकि अक्षय जी ने कहा है अभी बहुत कुछ है जो हमारे लिए नहीं किया गया है, वो करना अभी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल लोकेश जी, जिस हिसाब से देखिए वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया, उसके बाद कह दे लेखानुदान पूर्ण बजट अभी आना बाकी है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि ये विजन है केवल, और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि मतलब सोचा जाएगा कि और किस तरीके से अच्छा बजट लेकर के आया जाए ताकि जो आम जनता है उसको फायदा मिल चुके। और देखिए कई सारी प्रतिक्रियाएं भी हमने अपने दर्शकों को सुनाई है, कई लोग तो खुश नजर आ रहे हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो गारंटी की बात कही गई थी, जो कहा गया था कि चुनाव से पहले, वो काफी कुछ दिखा, लेकिन काफी कुछ अभी भी आना बाकी है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।